चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है। सो वी वर डिस्कसिंग PYQs ऑफ SSCJEE। हमारा टॉपिक चल रहा था टॉस खत्म हो गया था। कल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एंटर कर गए थे, तो एक दो दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी BMC स्टार्ट हो जाएगी। तो BMC में आपका BMC का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है प्लस पे, तो उसके साथ साथ पैरेलली यहाँ पे आपके PYQs भी चलते रहेंगे। तो आप मैच भी कर सकते हैं कि जो थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हेल्पफुल है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं। अप टिल 22 जुलाई यू कैन गेट 20% ऑफ ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शंस ऑफ SSCJEE। हमारा एक बैच लॉन्च हुआ था SSCJEE के लिए 14 तारीख को। इसका दूसरा बैच लॉन्च होने वाला है 21 जुलाई को। इसको मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आई विल बी टेकिंग BMC. The weightage of this topic is approximately 35 to 40%. So the most important topic of your SSCJEE plus पे क्लास होगी इसकी आपकी, so you can avail that if you want. Then for SSCJEE you can avail up to 25% of the off on subscription. Then for GATE NESE also 20% off is available. Price hike is coming soon for GATE NESE. From 1st July to 15th of August, you can learn with top the educators. You'll be getting concept-based learning. You can participate in the quiz and check your preparation. If you top the leaderboard, you can get featured on the YouTube. आप feature कर सकते हैं YouTube के ऊपर. You can get the printed notes for your GATE preparation now. ये plus और iconic users के लिए हैं printed notes. जो भी additional features हैं iconic के, you can avail it at a minimal price. Then 0% EMI का भी option आ गया अब आपके पास. 0% EMI option is also available for your subscription. GATE 23, GATE 24, ESE 23, ESE 24 के लिए 7 जुलाई को एक बैच लॉन्च हुआ था। एक बैच और लॉन्च होने वाला है, इसी महीने के लास्ट में लॉन्च हो जाएगा। वो भी मैं ही स्टार्ट करूंगा। अभी टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग दुष्यंत सर ने स्टार्ट किया था। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट थे। अब सवालों के ऊपर आ जाते हैं। सो वी कम ऑन द प्रॉब्लम्स नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। फटाफट बताते जाओ क्या है। स्ट्रेस, ठीक है भैया, स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। इन अ मोर सर्कल नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस प्लेन, इन अ मोर सर्कल ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस प्लेन द वर्टिकल डायमीटर रिप्रेजेंट व्हाट? वर्टिकल डायमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है भैया, वर्टिकल डायमीटर की बात कर रहा है ये। तो वर्टिकल डायमीटर अगर बनाए, मेरे पास टूल्स हैं, शेप्स, ये बाहर निकाला, ये हमारा मोड सर्कल है। दिस इज द मोड सर्कल। बढ़िया सा सर्कल बन गया हमारा। कलर चेंज करते हैं इसका। सो नॉर्मल एक्सेस हमारी कौन सी होती है? एक्स एक्सेस होती है। शेयर एक्सेस हमारी वाई एक्सेस होती है। तो बोल रहा है ये डायमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वर्टिकल डायमीटर रिप्रेजेंट व्हाट? तो वर्टिकल डायमीटर में क्या मिलेगा आपको? टाउ मैक्सिमम, और यहाँ पे माइनस टाउ मैक्सिमम। माइनस साइन बस क्या बताएगा? डायरेक्शन उल्टी। तो वर्टिकल डायमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्टिकल डायमीटर रिप्रेजेंट व्हाट? ये हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है, ये हमारी मिनिमम, सॉरी, ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होती है, ये हमारी मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होती है। दिस इज मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो वर्टिकल डायमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वर्टिकल डायमीटर रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। सो इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। सिंपल सवाल था ये तो। क्लियर है? रिपीट करना है इस पे से कुछ किसी के लिए? एनी ऑफ द स्टेप टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है? अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल इफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस, ये भी टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है, are acting, then the intensity of the tensile stress on a plane inclined at an angle of 15 degree to the axis of minus stress. माइनस स्ट्रेस मतलब 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, तो
तो 15 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है माइनर एक्सेस के साथ। तो हमारा क्या पूछा है इसने, द इंटेंसिटी ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, तो निकाल सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये यूज करना पड़ेगा मुझे। एलिमेंट बना के दे देता हूं मैं आपको, आई कैन शो यू द एलिमेंट। ये हमारी एलिमेंट है, दीज आर द टेंसाइल स्ट्रेसेस विच आर एक्टिंग। ये टेंसाइल स्ट्रेस लग रहे हैं हमारे एलिमेंट के ऊपर, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा बन गया। तो एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेस सिग्मा 1 लग रहा है 2000, तो ये सिग्मा 1 है। देन सिग्मा 3 लग रही है 1000, ये सिग्मा 3 है। और सिग्मा 3 के साथ एंगल बना रहा है हमारा प्लेन कितना, तो सिग्मा 3 के साथ हमारा एंगल बना रहा है प्लेन कितना, तो प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री with the axis of minor stress. So with the axis of minor stress, इसका मतलब ये एंगल किसके साथ है, ये एंगल ये वाला एंगल है। So this angle is given to you, ये हमारा थीटा है। So this is our थीटा। वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। सॉरी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंप्लीफाई करके बताइए क्या रिजल्ट आ रही है। सो इसको मैं सिग्मा एक्स बोलूंगा डायरेक्टली, प्रिंसिपल नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं सिग्मा वाई बोल दूंगा। आई विल से दिस इज सिग्मा वाई। एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करके निकालो क्या रिजल्ट आ रहा है। दिस इज 2 थीटा, डैश लगाना भूल गया, मतलब लगा नहीं था। वैल्यू पुट करके बताइए आ रहा है किसी का रिजल्ट। सो 2000 प्लस 1000 बाय 2, 2000 माइनस 1000 बाय 2 cos 30 प्लस 0 इंटू साइन 30। बताओ हिमांशु क्या रिजल्ट आ रहा है, दुर्गा शंकर। मेरा हैंग हो गया क्या, नहीं आंसर नहीं बताया किसी ने। वन 716 क्रॉस वेरीफाई कर देना। 1933 दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 1945 सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। एक आंसर बता दो। आंसर मैच थोड़ी कराना है आपको, आपको तो आंसर बताना है। आंसर मैच थोड़ी कराने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, मैं तो बोल रहा हूं बस आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेट करो इसको। तो 1500 तो यही आ गया, यही दिख रहा है मुझे। 500 cos 30, 500 cos 30 की वैल्यू √3/2। आप कह रहे हैं आंसर मैच नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं आंसर आ क्या रहा है। (1933) so 1933, so answer comes out to be 1933। ये आंसर आ गया हमारा 1933। so answer comes out to be 1933। (1982)
ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज कर रहे होगे आप, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सो नन ऑफ द आंसर इज मैचिंग, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। सो नन ऑफ द आंसर इज मैचिंग, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है इसमें। इसको आप मोर सर्कल से भी कर सकते हो, इट कैन बी सॉल्व यूजिंग मोर सर्कल ऑल्सो। तो अगर आप चाहें तो ये सेम प्रॉब्लम मोर सर्कल से भी सॉल्व हो सकती है, बट जो एक्सप्रेशन है ये और एसएससी जेईई है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज करो, यू कैन डायरेक्टली यूज द एक्सप्रेशन। अगर कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती तो मोर सर्कल से कर लेता मैं, क्योंकि मोर सर्कल में भी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी आपको। The ratio of the tangential and the normal component of a stress on an inclined plane through theta to the direction of the force. Standard result है हमारा। Ratio of the tangential and the normal component. Tangential component कितनी होती है? सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा, और नॉर्मल कंपोनेंट कितना होता है? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो रेशियो इज बीइंग आस्क्ड। तो कितनी है रेशियो? tan थीटा। अगर बोलोगे तो उसको डिराइव करके दे दूंगा। If you want, we can derive this also. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस। कोई थोड़ा बहुत वेरी कर रहा होगा, आपने फ्रैक्शन या डेसिमल में कोई चेंज किया होगा, राउंड ऑफ किया होगा, इसलिए आपका आंसर वेरी कर रहा होगा। किसी का 1933 आ रहा है, किसी का 1945 आ रहा है, किसी का 1982 आ रहा है, तो बीच में कोई राउंडिंग ऑफ करी होगी आपने, नहीं तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। आंसर वुड हैव बीन सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the normal stress due to longitudinal and transverse load on a bar are sigma 1, normal stress है sigma 1 and sigma 2 respectively, ठीक है। The normal component of the stress on an inclined plane theta to the longitudinal load, अच्छा, inclined plane theta to the longitudinal load, अच्छी भैया, नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है स्ट्रेस का। देखो रिजल्ट तो ये भी स्टैंडर्ड है, पर ये रिजल्ट वही, कभी भी स्टैंडर्ड रिजल्ट बता के मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं है, तो इसको एक बार डिराइव ही करके दे देता हूं क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगी आपके बात। तो द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स लोड ऑन द बार, लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ, ये रहा सिग्मा 1, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कितना है? सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 सिग्मा 1, और थीटा बना रहा है फ्रॉम वेयर? थीटा बना रहा है फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल लोड, तो लॉन्गिट्यूडनल लोड यानी वर्टिकल के साथ थीटा बन रहा है, तो वर्टिकल के साथ थीटा बन रहा है ये, तो वर्टिकल के साथ एंगल बना हमारा थीटा, तो वर्टिकल के साथ हमारा एंगल बना थीटा। तो क्या बोल रहा है ये? नॉर्मल कंपोनेंट निकालो स्ट्रेस का इसके ऊपर। अब इसके ऊपर स्ट्रेस का नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है। अब स्ट्रेस का नॉर्मल कंपोनेंट कैसे निकाले भैया? हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेस का नॉर्मल कंपोनेंट? स्ट्रेस का नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए लो देखो, फोर्स बैलेंस करेंगे, तो स्ट्रेस का नॉर्मल कंपोनेंट ये है मेरे स्ट्रेस का नॉर्मल कंपोनेंट, तो मेरे को स्ट्रेस की नॉर्मल कंपोनेंट निकालनी है। लेट सपोज स्ट्रेस की नॉर्मल कंपोनेंट है सिग्मा एन इनटू एरिया, ये जो भी एरिया है इस प्लेन का, द एरिया ऑफ दैट प्लेन। इस डायरेक्शन में मैं फोर्स बैलेंस कर दूंगा, इन दिस डायरेक्शन आई विल बी बैलेंसिंग द फोर्स। ये मेरा हैंग हो रहा है क्या? अरे बाप रे, इतने सारे मैसेज। अच्छा आज नाम बदल के आ गया। ऑल्टरनेट मेथड हो सकता है, बता दूंगा, मेरे को ये मैसेज दिखे ही नहीं थे पहले। यूज स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हाँ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो नॉर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया, अगर ये एरिया है तो ये एरिया का कौन सा कंपोनेंट होगा? ये एरिया का कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। इफ दिस इज एरिया, ये एरिया का कौन सा कंपोनेंट होगा? ये एरिया का कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मेरे को इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगेगी? तो ये तो मेरा स्ट्रेस था, तो अगर इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स निकालूं, एफ आई की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा 1 इंटू ए साइन थीटा।
अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स निकालूं Fx, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा 2, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा सकते हो बिल्कुल, पर आपको तो रिजल्ट निकाल के देना है, सिग्मा 2 इंटू ए कॉस थीटा। अब इस प्लेन के लॉन्ग, लेट सपोज ये एक्स डैश वाई डैश प्लेन है मेरा, एक्स डैश प्लेन के लॉन्ग में क्या लगा सकता हूँ, नेट फोर्स 0, so net force in x dash direction must be equal to 0, net force in x dash direction must be equal to 0। तो नेट फोर्स को अगर 0 करना हो मुझे तो क्या होगा, सिग्मा नॉर्मल जो निकालना है इनटू एरिया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा सिग्मा 1 a sin थीटा। जरा बताना a sin थीटा का कंपोनेंट x डैश डायरेक्शन में कौन सी होगी, सिग्मा 1 a sin थीटा की कंपोनेंट, तो ये थीटा है वर्टिकल के साथ, तो ये होगा साइन थीटा कंपोनेंट। फिर माइनस सिग्मा 2 a cos थीटा, cos थीटा की कंपोनेंट कौन सी होगी, cos थीटा की कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, सो कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ cos थीटा ही निकल के आएगा, तो cos थीटा निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हमारी 0 निकल के आ जाएगी। एरिया तो कैंसिल आउट कर दो, एरिया इज कैंसल्ड आउट, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आ रही है, सिग्मा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ गया आंसर, सिग्मा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गई हमारी, दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट। नोट कर लो, इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द टेंजेंशियल कंपोनेंट आल्सो, तो इफ यू विश यू कैन कैलकुलेट द टेंजेंशियल कंपोनेंट आल्सो, आप टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। तो अगर मुझे निकालना है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये रहा टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, लेट सपोज ये है हमारा टाउ एक्स डैश वाई डैश, या टाउ टेंजेंशियल बोल दो, एक्स डैश वाई डैश क्यों बोलूं मैं, इसको मैं बोलता हूँ टाउ टी, जैसे नॉर्मल बोला है इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल दिया। तो ये हमारी वाई डैश डायरेक्शन है, यहां पर भी फोर्स क्या कर दो, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हमारी वाई डैश डायरेक्शन है, तो अब मैं बोल दूंगा सिग्मा एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट इनटू एरिया, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इनटू एरिया वाई डैश डायरेक्शन में। फिर सिग्मा कॉस थीटा का कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो सिग्मा 2 कॉस थीटा, इसकी कौन सी कंपोनेंट आ जाएगी, इसकी कंपोनेंट आएगी निकल के साइन थीटा, इट्स कंपोनेंट विल बी साइन थीटा, और इसकी कौन सी कंपोनेंट निकल के आएगी, तो नॉर्मल कंपोनेंट, और ये आ गई हमारी टेंजेंशियल कंपोनेंट, सो टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो इसी डायरेक्शन में अगर आपको लेना है इन द सेम डायरेक्शन, तो मैं बोलूंगा सिग्मा 2 a cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ये सिग्मा 2 है, माइनस सिग्मा 1 a साइन थीटा cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये मेरी टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आ गई। डू वी हैव टू रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड रिजल्ट, बिल्कुल, अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो सवाल डायरेक्टली बनेगा, अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं है तो जैसे मैं डिराइव कर रहा हूं वैसे डिराइव करना पड़ेगा आपको। इनफैक्ट अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं है जो आप पूछ रहे हो कि सर अगर याद करना पड़ेगा, अगर आपने इसके ऊपर सवाल लगा रखे हैं तो स्टैंडर्ड रिजल्ट वैसे ही याद हो जाती है, अगर आपने इसके ऊपर सवाल लगा रखे हैं तो स्टैंडर्ड रिजल्ट तो वैसे ही याद हो जाती है। तो आज हो गई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, उधर ले गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा, ये पूछा नहीं था मैंने बता दिया आपको। तो अगर आप इसके ऊपर 2-3 सवाल भी कर लोगे प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड रिजल्ट वैसे ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बता सकता क्लास में, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट बताने लग गया 1-1 मिनट में सवाल हो जाएंगे सारे, तो आप बोलोगे सर ये तो हम वैसे ही याद कर लेते हैं। तो मेरे को तो अप्रोच भी बतानी पड़ती है कि अगर मैं सवाल भूल जाता हूँ, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट भूल जाता हूँ वहां पे, तो मेरे को अप्रोच पता होनी चाहिए सॉल्व करने की, क्योंकि मुझे सिखाना है, मेरे को डिराइव करना पड़ता है, पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए डायरेक्टली, और पता होने का तरीका इसके ऊपर सवाल प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही प्रॉब्लम ऑन दिस। अब जैसे डेंजरस है, अब डेंजरस को बकैती करने आती है क्योंकि प्रैक्टिस है उसकी, आपको बोलूं करो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको उसकी तरह रोज प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं।
In case of biaxial stress, the maximum value of shear stress is given by. So in case of biaxial stress, the maximum value of the shear stress is given by. Biaxial stress है, maximum value of shear stress tau max पूछ रहा है ये आपसे. अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फिर से स्टैंडर्ड रिजल्ट है. अभी मैंने पीछे ये मोर सर्कल बना के दिखाया था. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इसके बराबर होगी टाउ मैक्स. मेरे को ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालनी है. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट. कैसे निकाल सकते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस? देखो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इसके बराबर है, इस सर्कल के रेडियस के बराबर है, और मैं सर्कल का डायमीटर निकाल सकता हूं. ये डायमीटर है, सो डायमीटर विल बी इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम. तो फिर रेडियस क्या हो जाएगी? d/2 विच इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाय 2. और ये क्या है? हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है. तो ये रेडियस निकल के आ गई, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2. तो यही सवाल पूछा है इसमें. कहा गया इन केस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस. हाफ ऑफ द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस गलत है, डिफरेंस था. सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस गलत है, डिफरेंस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस गलत है. सो नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. ये सी कौन था? रमित दमन. बेटा सम लिखा हुआ है, सम थोड़ी है, डिफरेंस है ना. डिफरेंस है ना, सम थोड़ी है. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यू. If the normal stress is due to longitudinal and transverse load on a bar at sigma 1 and sigma 2 respectively, the tangential component of the stress on an inclined plane through theta. देखो अभी पीछे आया था सवाल, सेम सवाल पीछे आया था, ये मैंने पीछे डिराइव कर दिया. टेंजेंशियल स्ट्रेस डिराइव कर दिया, ये ना सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 साइन 2 थीटा. ये पूछ लिया से. तो एक ही पेपर में दोनों सवाल पूछ लिए. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा. तो उसकी वैल्यू क्या है? सी. ये तो पीछे डिराइव करके दे दिया मैंने आपको. तो पिछले वाले केस में डिराइव्ड है ये. तो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. Total strain energy theory for failure of the material at the elastic limit is known as. Total strain energy theory. Total strain energy theory. Tresca's theory, Guest theory. तो Tresca theory, Guest theory कौन सी होती है? Tresca theory ये तो maximum shear stress theory है. This is maximum shear stress theory. फिर है हमारे पास सेंट विनेंट थ्योरी. सेंट विनेंट थ्योरी कौन सी होती है? सेंट विनेंट थ्योरी होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. सो दिस इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन. दिस इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. सो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. रैंकाइन्स थ्योरी. रैंकाइन्स थ्योरी कौन सी है? रैंकाइन्स थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. नेक्स्ट है हमारे पास हिग्स थ्योरी, बेल्ट्रामियन हिग्स थ्योरी. ये है हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. तो आंसर क्या आ गया इसका? डी. सो आंसर इज डी. आंसर कम्स आउट टू बी डी. So answer comes out to be D. चलें आगे. Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़े.
नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है भैया? नेक्स्ट सवाल, द स्टेट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा, द स्टेट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय। प्योर शेयर स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होती है? स्टेट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय। प्योर शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होने चाहिए? इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस क्या निकल के आना चाहिए? इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस जीरो निकल के आना चाहिए। सो नॉर्मल स्ट्रेस जीरो निकल के आनी चाहिए हमारी। सो स्टेट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इक्वल टेंशन इन टू डायरेक्शन, इक्वल टेंशन इन टू डायरेक्शन। अगर इक्वल टेंशन आ जाएगी दो डायरेक्शन में, फिर तो क्या बन जाएगा हमारा? पॉइंट बोर सर्कल। सो इट विल फॉर्म पॉइंट बोर सर्कल। ये तो पॉइंट बोर सर्कल बना देगा। इक्वल कंप्रेशन इन टू डायरेक्शन, इक्वल कंप्रेशन इन टू डायरेक्शन, ये भी क्या बना देगा? इट विल ऑल्सो फॉर्म पॉइंट बोर सर्कल। सो पॉइंट बोर सर्कल, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन होनी चाहिए एक पे और कंप्रेशन होनी चाहिए दूसरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तभी आपको प्योर शेयर स्ट्रेस मिल सकता है। तो प्योर शेयर स्ट्रेस इज ऑब्टेन्ड व्हेन यू हैव टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड प्योर कंप्रेशन इन दी अदर डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड क्या हुआ? बिल्कुल सही है, इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड शुड कम आउट टू बी सेम, मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? क्लियर है पूरी कहानी? चलो, कहानी है खत्म। सो इन केस ऑफ बीम बेंडिंग द टर्म m अपॉन EI रिप्रेजेंट्स व्हाट? बीम बेंडिंग में m अपॉन EI क्या बताता है? अच्छा, बीम बेंडिंग है और m अपॉन EI का सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। सो बीम बेंडिंग, बेंडिंग इक्वेशन लिख सकते हैं, वी कैन राइट द बेंडिंग इक्वेशन। सो m by I is equal to sigma by y is equal to by E by R. So m upon EI is equal to 1 by R. 1 by R क्या होती है हमारी? कर्वेचर होती है। So 1 by R is curvature. So it signifies what? कर्वेचर। ये हमारी कर्वेचर होती है। So it signifies the curvature. Absolutely correct. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? Any of the point to be referred from this for anyone? क्या सवाल पूछ रहा था ये पीछे? एक जने का सवाल क्या था? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर लोकस शेप ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, लोकस शेप होती है एलिप्स। लोकस शेप ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इज एलिप्स। एलिप्स बनता है, यही पूछ रहे थे पीछे आप कि स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का लोकस क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का लोकस होता है हमारा एलिप्स। सो दिस इज द एलिप्स। तो ये एलिप्स बनती है। This is the ellipse which is formed. क्लियर है लोकस? अरे भाई तुम बकवास मत करो, मेरे को डाउट नहीं दिख रहे। अब बस हो गया बहुत तुम्हारा, चलो अब निकलो यहां से, हो गया बहुत। जिनके बच्चों के जेन्युइन डाउट है वो नहीं दिख रहे। हाँ चलो निकलो, अब हो गया डाउट खत्म। नेक्स्ट, for a given stress, the ratio of moment of resistance of a beam of a square cross section when placed with its two side horizontal to the moment of resistance when its diagonal is given. अच्छा, for a given stress, the ratio of the moment of resistance of a beam of square cross section when placed with its two sides horizontal, square है और अगेन देखो स्टैंडर्ड सवाल है,
प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड। डायरेक्टली मैं रिजल्ट आपको बता सकता हूँ, आई कुड हैव मेंशन द रिजल्ट डायरेक्टली, बट फिर से पर्पस सॉल्व होता नहीं, थोड़ा सा भी नेचर चेंज कर देगा सवाल का, वहां पे दिक्कत हो जाएगी आपको। स्लाइटली इफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज बीइंग चेंज्ड देन यू विल फेस द प्रॉब्लम। तो ये जानकारी दी हुई है आपको, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। क्या, एक स्क्वायर है, इसकी दोनों साइड हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, और फिर आपने इसको किसके लॉन्ग रख दिया, डायगोनल के लॉन्ग रख दिया। इसकी साइड हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, तो साइड क्या है, ए ए। डायगोनल कितनी है इसकी, डायगोनल इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर 2 रूट 2a। तो डायगोनल है हमारी रूट 2a, सो रूट 2a। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज रूट 2a, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ रूट 2a, तो a बाय रूट 2, ये हमारी a बाय रूट 2, सो a बाय रूट 2। अब ये जानकारी दे रखी है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, अब आपसे ये पूछा हुआ है कि बताओ रेशो क्या होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होती है, वी नो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो आपको z निकालना है। अगर मैं इसका z निकालूं विल बी इक्वल टू आई अपॉन व्हाट, आई अपॉन वाई। आई कितना होगा इसका, आई होगा bd क्यूब यानी a4 बाय 12 अपॉन a बाय 2। तो ये a क्यूब बाय क्या आ गया, तो ये आ गया a क्यूब बाय 6। तो इसका मैंने z निकाल लिया z1, इसका z निकाला z2। दो ट्राइंगल है, ऊपर और नीचे दो ट्राइंगल बने, ट्राइंगल के बेस के अबाउट क्या निकालनी है, ट्राइंगल के बेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ट्राइंगल के बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, bd क्यूब बाय 12। b कितनी है इसकी, b है रूट 2a, d कितनी है इसकी, a बाय रूट 2, सो bd क्यूब बाय 12। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं, ऐसे दो ट्राइंगल है, देयर आर 2 सच ट्राइंगल्स। अब जरा सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अच्छा ये तो z है, z है डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय y। y कितना है इसके अंदर, y है इसका a बाय रूट 2, तो y है इसका a बाय रूट 2, तो a बाय रूट 2, सो y कम्स आउट टू बी a बाय रूट 2। जरा सॉल्व करके बताने z कितनी आ रही है। इफ आई सॉल्व दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z कमिंग आउट, तो a तो कैंसिल हुआ दिख रहा है, ये हमारा 6 हुआ। अब बाकी आप सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, व्हाट इज दिस वैल्यू कमिंग आउट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, z कितना आ रहा है इसका, व्हाट द वैल्यू ऑफ z कमिंग आउट। सॉल्व तो मैं भी कर दूं बट निकाल लो आप। 2 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2 a क्यूब। रेशो नहीं पूछ रहा हूं मैं, आंसर नहीं पूछ रहा हूं आपसे, तो आंसर मत बताने लग जाना। तो मैं तो आपसे बस z पूछ रहा हूं, ये z कितना निकल के आ रहा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ z कमिंग आउट, r स्क्वायर है भाई। इसका r स्क्वायर आंसर कहां से आ जाएगा, ये छोड़ो भाई मैं ही कर लेता हूं। सो रूट 2 a क्यूब, सो 2 रूट 2 बाय 6, रूट 2 कैंसल आउट हुआ, सो नीचे a है ऊपर रूट 2 आ गया, सो इट कम्स आउट टू बी अपॉन रूट 2 6। जरा चेक करो ये वैल्यू आ रही है, a क्यूब अपॉन रूट 2 6, मतलब ये कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत है इनको। तो z1 बाय z2 ये रेशो पूछी थी, a क्यूब बाय 6 अपॉन a क्यूब बाय रूट 2 इंटू 6, रूट 2 इंटू 6। तो आंसर क्या आ गई हमारी, आंसर हमारी आ गई रूट 2। सो आंसर कम्स आउट टू बी रूट, तो रूट 2 वैल्यू आ गई। सो आंसर कम्स आउट टू बी रूट 2। दिस वाज विकास, ये पूछा था आपसे बस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा है,
The curvature at any point 1 by r along the curve represents the deformed shape of the beam given by, simple है, standard result है. So in between these two section which is best suitable, जिसकी z ज्यादा, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है हमारी z के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो z1 बाय z2 का रेशियो √2 आ रहा है. इसका मतलब ये वाला जो अरेंजमेंट है इससे √2 टाइम स्ट्रॉन्गर है. तो पहली वाली जो अरेंजमेंट है वो दूसरे वाले से √2 टाइम स्ट्रॉन्गर है, तो ऑब्वियसली पहले वाले को प्रेफर करेंगे. विल प्रेफर द फर्स्ट वन. ये तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. तो वी नो दैट m अपॉन EI इज इक्वल टू 1 बाय r. किसके बराबर होती है ये? d2y बाय dx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर रेज टू द पावर व्हाट? रेज टू द पावर बाय 3/2. रेज टू द पावर बाय 3/2. तो ये कौन सा आ गया? 1 बाय r किसके बराबर है? d2y बाय dx स्क्वायर 1 प्लस dy बाय dx रेज टू द पावर 3/2. यही है ना ऑप्शन मेरे ख्याल से, बी. सेक्शन मॉडुलस इज मोर मींस स्ट्रॉन्गर. हाँ, सेक्शन मॉडुलस ज्यादा, इसका मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब सेक्शन स्ट्रॉन्ग. तो हमारी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट होती है सेक्शन मॉडुलस के ऊपर. तो अगर हमारा सेक्शन मॉडुलस ज्यादा आया, इसका मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब आपका सेक्शन ज्यादा मोमेंट को रेजिस्ट कर सकता है, यानी स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी. इट मींस द स्ट्रेंथ इज मोर. तो ये कंक्लूजन निकल के आ गया हमारा. दिस इज अवर कंक्लूजन. चलो देखो नेक्स्ट. इन अ सेक्शन अंडरगोइंग प्योर बेंडिंग द न्यूट्रल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू. सिंपल सा सवाल. सेक्शन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग. सेक्शन में आपने प्योर बेंडिंग अप्लाई करी, बोल रहा है न्यूट्रल एक्सिस पे क्या मिलेगा? तो ये है सेक्शन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग. न्यूट्रल एक्सिस पे कितनी स्ट्रेस मिलेगी? तो बेंडिंग स्ट्रेस. ये है हमारी बेंडिंग स्ट्रेस. तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या मिलेगी? द न्यूट्रल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू compression strain, tensile strain, zero strain. So it is subjected to zero strain. एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर में डिफरेंस बता दीजिए. ये हमारी कर्वेचर है. अभी जो मैंने आपको बना के दिखाई ये कर्वेचर है, ये भी कर्वेचर है, ये भी कर्वेचर है, ये भी कर्वेचर है. तो ये सारी कर्वेचर है. ऑल दीज आर कर्वेचर. इनका जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है. भैया जो सर्कल है और सर्कल के रेडियस में फर्क है ना, तो सर्कल भी एक कर्व है ना, वैसे ही ये कर्व है जनरल. तो पहले मैंने कर्व बना के दिखाई, तो ये मेरे कर्वेचर हो गए. सो दीज आर कर्वेचर. इनका जो रेडियस निकालोगे वो हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा. दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर. देखिए क्या पूछा है इसके अंदर. टू बीम ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन आर सब्जेक्टेड टू इक्वल बेंडिंग मोमेंट. इफ वन हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड द अदर हैज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, देन. अच्छा देखो, अब ये कौन पूछ रहा था? जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग. देखो वहां पे सवाल आ गया, बोला दो बीम है, एक दोनों का इक्वल एरिया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल. तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर मान लो बी स्क्वायर, सर्कल का एरिया मान लो पाई डी स्क्वायर बाय 4. ये कंडीशन आपको दे रखी है. दिस कंडीशन इज गिवन टू यू. बोल रहा है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो ज्यादा जेट पोजेस करता होगा, जिसकी जेड ज्यादा हो जाएगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो आप बोल सकते हो बी कितनी है? बी इज इक्वल टू √π/2 इंटू डी. तो जिसका जेड ज्यादा उसमें क्या मिलेगी? आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी. तो मैंने जेड निकाला, z निकाला मैंने स्क्वायर का. z निकाला मैंने स्क्वायर का. कैसे निकालू? i है a4/12, y a/2. तो वैल्यू कितनी आ गई है? a3/6. फिर z निकाली मैंने सर्कल की. z निकाली मैंने सर्कल की. सर्कल की z कितनी है? πd4/64.
वाई डी बाय टू, सो डी बाय टू वैल्यू कितनी आ गई, पाई डी क्यूब बाय 32, तो पाई डी क्यूब बाय 32, ये मेरी रिलेशनशिप है, दिस इज माई रिलेशनशिप। डी छोटा है तो छोटा लगा दो, सो दिस इज ए स्क्वायर पाई डी स्क्वायर, तो ए वैल्यू ये निकल के आ गई। तो अब अगर मैं इसमें वैल्यू डालूं डी की, तो पाई बाय 32, सो पाई बाय 32 2a बाय रूट पाई का होल क्यूब, यही है। सो पाई बाय 32 इंटू 8 इंटू ए क्यूब अपॉन पाई रूट पाई, तो पाई पाई कैंसिल हुआ, ये 4 आ गया, सो ए क्यूब अपॉन 4 रूट पाई। अब जरा देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है, हुज वैल्यू इज मोर। z ऑफ स्क्वायर इज ए क्यूब बाय 6, z ऑफ सर्कल इज ए क्यूब बाय 4 रूट पाई। ये 4 रूट पाई कितना होता है, 6 से ज्यादा होता है कम होता है, 4 रूट पाई इज मोर देन 6 लेस देन 6, 4 रूट पाई की वैल्यू 6 से ज्यादा है कम है, गायब, कम होती है, 4 रूट पाई छोटा होता है। ए भगवान, 4 रूट पाई की वैल्यू बता दो कितनी है, कैलकुलेट करके बता दो, 7 पॉइंट समथिंग निकल के आएगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब बाय 7, यानी z ऑफ स्क्वायर इज मोर देन z ऑफ सर्कल। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, स्क्वायर सेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्क्वायर सेक्शन बीम विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि z ज्यादा है, बिकॉज z इज मोर। क्लियर है? चले आगे, शैल वी कंटिन्यू, चलो। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसीलिए स्टील सेक्शन भी स्क्वायर का ज्यादा प्रेफर करते हैं सर्कुलर से। किस चीज के लिए, बेंडिंग की बात करोगे तो बात सही है, टॉर्क की बात करोगे तो बात सही नहीं है, तो आपको पूरा स्पेसिफाई करना पड़ता है, बेंडिंग की बात कर रहे हो या टॉर्क की बात कर रहे हो। चलो जो भी है, अपन तो अगला सवाल उठाते हैं। अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है, एंड सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट m हैज अ कांस्टेंट विड्थ, विड्थ कांस्टेंट है, द वेरिएशन इन डेप्थ इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ बेंडिंग में आपकी बात सही है, पर जब टॉर्शन आ जाएगा तो फिर पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, देन द पैरामीटर विल गेट चेंज्ड। तो बोल रहा है रेक्टेंगुलर बीम है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है, ठीक है भैया, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है हमारा, सिग्मा इंटू जेड, सो m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट m है, विड्थ कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है यानी सिग्मा भी कांस्टेंट है, तो z बच गया हमारा, z क्या होगा, z होगा हमारा i बाय y, रेक्टेंगुलर है, डेप्थ की वेरिएशन पूछ रहा है, विड्थ कांस्टेंट है, बी डी क्यूब बाय 12, और ये हो जाएगी हमारी d बाय 2, तो वैल्यू आ गई बी डी स्क्वायर बाय 6, वैल्यू पुट करी, m इज इक्वल टू सिग्मा बी डी एक्स स्क्वायर बाय 6, सब कुछ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, बस dx वेरिएबल है, तो dx इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, dx इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ m, dx प्रोपोर्शनल है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ m के। आ गया रिजल्ट निकल के,
क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं. For a strongest rectangular beam cut from a circular log, the ratio of the width to depth. Again standard result. Again the result is standard. अब मैं आपको बोलूंगा standard result है, डायरेक्टली यूज कर लो, तो पता है बोलूंगा नहीं कि standard result है डायरेक्टली यूज कर लो, निकाल के देना पड़ेगा आपको, बिना निकाले काम बनेगा नहीं. So I have to solve it for you. तो solve करके देना है. निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, टाइम है कैलकुलेट करके देने का. सो फॉर अ स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम कट फ्रॉम अ सर्कुलर लॉग, लो फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गेस्ट, फॉर अ स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम कट फ्रॉम अ सर्कुलर लॉग. ये मेरा सर्कुलर लॉग है, इसमें से आपने क्या कट किया, इसमें से आपने रेक्टेंगुलर बीम को कट किया, इसमें आपने रेक्टेंगुलर बीम को कट किया. अरे वो कहाँ चली गई? भाई तुम ऊपर आओ. हाँ, फ्री हैंड से बना लेता है, इतना तामझाम करने की जगह. बड़ा दिक्कत होता है स्टैंडर्ड ड्राइंग को यूज करना. हाँ, पर वो दिखती अच्छी है. अरे यार क्या चक्कर है, रहने दो उसको वहीं पे, पीछे रह. अरे आ गई, बढ़िया है. हाँ, सो डायमीटर इज डी सर्कल का, तो सर्कल का डायमीटर डी है, ये विड्थ बी है, ये डेप्थ डी है. सो फॉर अ स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम कट फ्रॉम अ सर्कुलर रॉक, द रेशियो ऑफ विड्थ टू द डेप्थ. तो स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए बीम, स्ट्रॉन्गेस्ट बीम के लिए जेड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम. तो स्ट्रॉन्गेस्ट बीम के लिए जेड क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए. इट शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होनी चाहिए. तो देखो पहली रिलेशनशिप, फर्स्ट रिलेशनशिप तो क्या है हमारी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू छोटा डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आती है. तो डी इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जेड ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, जेड ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, बी डी स्क्वायर बाय 6. तो इसका मतलब बी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 6. सो आई विल से फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन z क्या होना चाहिए, z शुड बी मैक्सिमम. एंड फॉर मैक्सिमम z के मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, dz बाय db को डिफरेंशिएट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो. तो डिफरेंशिएट क्या b के रिस्पेक्ट में, डी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बाय 6, दिस इज इक्वल टू 0. क्या रिजल्ट निकल के आया, b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, d बाय रूट 3 होनी चाहिए. तो b शुड बी d बाय रूट 3. पूछा क्या रखा है, रेशियो ऑफ विड्थ एंड डेप्थ इज, विड्थ और डेप्थ का रेशियो. ये b आ गया, तो d कितना हुआ हमारा, d है हमारा d स्क्वायर माइनस d बाय 3 का स्क्वायर रूट. तो ये बना 3 माइनस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 3 इंटू d, द रेशियो ऑफ विड्थ टू द डेप्थ. तो b बाय d का रेशियो कितना बना, d बाय रूट 3 बाय 2d, कट गया. सो आंसर कितना आ गया, 1 बाय रूट 2 आ गया. सो आंसर कम्स आउट टू बी 1 बाय रूट 2. निकाल के बताना ये कितना होता है 1 बाय रूट 2. आंसर कम्स आउट टू बी 1 बाय रूट 2. 1 बाय रूट 2 इज हाउ मच, डी. सी, हिमांशु तिवारी सी बोल रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा. 1 डिवाइड बाय 1.414,
भैया 1/2 होगा 0.5, तो √2 है ना ये, तो 1/√2 इज 0.5। अच्छा, क्या ब्लॉक कर दिया, किसने ब्लॉक कर दिया? सो आंसर इज डी। So answer comes out to be D. क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आज काफी सवाल कर लिए हमने। Keeping the depth constant and width of the cantilever of length L of uniform strength loaded with uniformly distributed load. W varies, uniformly distributed load. W varies from 0 to the free end to the fixed end. W का मतलब क्या है यहाँ पे? width। W का मतलब क्या है यहाँ पे? width, यानी width की बात कर रहे हैं। तो अच्छा, width की वेरिएशन पूछ रहा है। कीपिंग द डेप्थ कांस्टेंट एंड width ऑफ द कैंटिलीवर ऑफ द लेंथ ऑफ L, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, लोडेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W वेरीज फ्रॉम 0 टू फ्री एंड। अच्छा, पिछले वाले केस में ये UDL है W, तो ये वेरिएशन पूछ रहा है किसकी? width की, B की वेरिएशन पूछ रहा है। यानी सेम पीछे वाला सवाल, सेम पीछे वाला सवाल, फर्क बस ये है कि इस बार कैंटिलीवर है, मोमेंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, मोमेंट वैल्यू इज टू बी कंप्यूटेड बाय यू, और क्या करना पड़ेगा आपको? इस बार विड्थ की वेरिएशन निकालनी है। पिछले केस में किसकी वेरिएशन निकाली थी? डेप्थ की वेरिएशन निकाली थी। तो मैं m बोलूंगा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड। m कौन सा यूज करना पड़ेगा? मैक्सिमम, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस इंटू जेड। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इंटू जेड, तो सिग्मा मैक्सिमम इंटू जेड। कैंटिलीवर के अंदर मैक्सिमम मोमेंट कितनी होगी? UDL है। कैंटिलीवर के अंदर मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा? UDL है। WL, तो मैक्सिमम मोमेंट हुआ WL²/2 सिग्मा मैक्सिमम। Z, Z क्या है हमारा? BD²/6, तो Z इज इक्वल टू BD²/6। इस बार B की वेरिएशन पूछ रहा है, तो B कितना आया? ये कटा हुआ 3, तो B की वेरिएशन आई WL²/3 डिवाइड बाय सिग्मा मैक्सिमम अपॉन BD²। देखो भैया कौन सा आंसर है? 3WL² अपॉन सिग्मा D², सिग्मा मैक्स D²। सॉरी, B तो ऊपर ले गया ना मैं, B ऊपर ले गया, तो सिग्मा मैक्स D², तो आंसर इज C। सो आंसर कम्स आउट टू बी C। आंसर C आ गया हमारा। आज बढ़िया सवाल कर लिए हमने, 17 सवाल हो गए आज, सही है। अभी भी टाइम बचा है, स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे। क्या हो सकता है सवाल भी आसान हो आज। प्रॉब्लम्स आर कंपैरेटिवली सिंप्लीफाइड। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। The ratio of the length and diameter of a simply supported uniform circular beam which experiences maximum bending stress equal to the tensile stress due to the same load at its midspan. अच्छा, ओके, बोल रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, देयर इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और लोडेड है कहाँ पे? मिड स्पैन पे, लोडेड है मिड स्पैन पे W। फिर क्या डेवलप हुआ? इससे मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हुआ, और फिर आपने इस बीम के ऊपर क्या लगाया? सेम लोड लगाया। कौन सा लोड लगाया? टेंसाइल स्ट्रेस लगाया।
तो टेंसाइल लोड लगाया, उससे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्पैन एल है, स्पैन एल है। तो कहने का मतलब है बेंडिंग स्ट्रेस टू दी नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो पूछा है इसने आपसे। तो बेंडिंग स्ट्रेस टू दी नॉर्मल स्ट्रेस की रेशियो पूछी है। तो पहले वाले केस में m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, तो बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा? बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू m बाय z। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी इसकी? WL बाय 4। बीम कैसी है? सर्कुलर, सर्कुलर का z, सर्कुलर का z कितना होता है? पाई डी क्यूब बाय 32। तो ये आ गया 8WL बाय पाई डी क्यूब। अब आपको निकालनी है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड है हमारा W, एरिया है पाई डी स्क्वायर बाय 4। फिर पूछा गया इसमें रेशो पूछा है, रेशो पूछा है जिसमें ये दोनों बराबर हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस, तो 8WL अपॉन पाई डी क्यूब इज इक्वल टू W इंटू 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर, कैपिटल डी डाल दो, सो पाई डी स्क्वायर, सो पाई डी स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, W कैंसिल आउट हुआ, डी स्क्वायर डी बचा, 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 आया। तो हमारा क्या पूछा था? रेशियो ऑफ लेंथ टू द डायमीटर। L बाई डी का रेशियो कितना आ गया? 1/2 आ गया। सो इट कम्स आउट टू बी 1/2। क्लियर है पूरी कहानी? चलो सफिशिएंट आज के लिए, बाकी कल करते हैं। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। चलिए, थैंक यू एवरीवन।